सीएम योगी लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं और प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं। सीएम योगी के वीआईपी कल्चर को खत्म करने के निर्देश के बाद से पुलिस लगातार गाड़ियों से नीली और लाल बत्तियां उतरवा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने डीएम से लेकर कमिश्नर तक लापरवाही पर रिपोर्ट भी तलब की है। लापरवाह कमिश्नर्स की रिपोर्ट तलब की गई है। राजस्व से जुड़े हुए केसेस में लापरवाही पर अब एक्शन होगा। अलीगढ़ से लेकर अयोध्या, बस्ती, विंध्याचल सबसे ज्यादा केसेस यही पेंडिंग है और आगरा मंडल में भी राजस्व के सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तहसीलदार से लेकर डीएम की रिपोर्ट तलब की गई है। 18 मंडलों में 4619 राजस्व के केसेस पेंडिंग है। वहीं 1 साल से ज्यादा, 3 साल से कम 1633 केस पेंडिंग है, तो 3 साल से ज्यादा और 5 साल से कम में कुल 1342 केसेस ऐसे हैं जो बीच में लटके हैं। वहीं 5 साल से ज्यादा के 8287 केसेस पेंडिंग हैं। ऐसे में सीएम योगी प्रशासनिक स्तर पर कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। अब तक 16 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। तो क्या है आखिर सीएम योगी का लापरवाही के खिलाफ एक्शन प्लान? इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। पार्टी तुम्हारी चल रही है, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, यूपी में एक्शन लगातार, वीआईपी कल्चर पर प्रहार। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही है, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, ले आओ अखिलेश को, ले अखिलेश। अधिकारियों की लापरवाही, सीएम योगी की सख्ती। पूरी भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जी जानबूझकर अनजान बनते हैं। प्रदेश में अपराध का जंगल राज बढ़ रहा है। दिन पर दिन राजस्व की घटनाओं की वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। डीएम से लेकर कमिश्नर तक लापरवाही की रिपोर्ट तलब। अपराधियों की बढ़ती माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में योगी जी अभूतपूर्व हैं। अब जो जिस तरह से योगी जी ने कार्रवाइयाँ शुरू की है जनता को राहत पहुंचाने के लिए और वीआईपी कल्चर से मुक्ति दिलाने के लिए, ये अपने आप में अद्भुत है और भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकार के एक्शन की धमक, उतर गई हूटर की हनक। दरअसल मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं वो जल्दी से हल हों, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके और तेज़ी से काम हो, विकास हो। तो अब ब्यूरोक्रेसी के जो चूड़ी है वो टाइट कर रहे हैं मुख्यमंत्री। माननीय हो या साहब, कानून के दायरे में सब। नायब तहसीलदार नहीं पूर्व। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज हैं आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी हाँ? एक्चुअली हाई कोर्ट लेके जाता हूँ। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आनंद दुबे जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व एडीजी भी हमारे साथ होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मनीष सिंह जी आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लापरवाही के खिलाफ इन दिनों ड्राइव उन्होंने छेड़ी हुई है, एक मुहिम उन्होंने चलाई हुई है, जहां पर आप देखिए कहां कितने मामले पेंडिंग है, अलग अलग मंडलों में उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। राजस्व से जुड़े मामलों की यहां बात हो रही है। इसके अलावा आप देखिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर कर दिए गए, जहां जो खामी दिखाई दी। कुकरेल प्रोजेक्ट के लिए पूरी जमीन खाली करवाई गई, कोई बवाल नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर लापरवाहियों और जनता से जुड़े मामलों में जो जीरो टॉलरेंस की बात है, उस पर ताबड़तोड़ एक्शन यूपी में चल रहे हैं अभी। आस्था जी, जो सवाल आपने उठाया है वो बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के जो शासन करने की पद्धति है और उनका सिद्धांत है वो उनके निर्णय से ठीक विपरीत है। योगी आदित्यनाथ जी जो फैसला करते हैं और जो बात कहते हैं वो धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखाई देता है। इन 7 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के शासन का मूल्यांकन अगर आप करेंगी तो आपको महसूस होगा कि योगी आदित्यनाथ जी की कथनी और करनी में कितना विभेद है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आप अपने ऑफिस से किसी ग्राम सभा में टेलीफोन कर लीजिए और पूछिए कि
लेखपाल साहब जमीन की माफी में आए थे, उन्होंने कितना पैसा लिया, कानूनगो ने कितना पैसा लिया, एसडीएम ने कितना पैसा लिया, तहसीलदार ने कितना पैसा, ठीक है, ऊपर ग्राम सचिवालय से लेकर के और उत्तर प्रदेश के सचिवालय तक कोई ऐसा महकमा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो करप्शन में नहीं जुड़ा है। तो जब नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोग करप्शन में जुड़े हुए हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, शहर हो, गांव हो, मसला जमीन का हो, मकान का हो, दुकान का हो, भ्रष्टाचार चरम पर है। आनंद दुबे जी, अब वीआईपी कल्चर के खिलाफ मुहिम है, लाल बत्ती हटाइए, ब्लैक फिल्म, नीली बत्ती सब हटाइए, लेकिन जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जिससे एक आम आदमी जुड़ा है, गांव में रहने वाला एक आम आदमी जुड़ा है, उसको लेकर क्या जवाब है आपके पास? देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जनता को सुशासन देने के लिए कृत संकल्प है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार समीक्षा की जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और राजस्व के मामले हमारी सरकार में बड़ी तेजी के साथ निपटे हैं। कई मंडल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, कई ने अपेक्षा के अनुरूप जहां नहीं काम किया है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन एक वो दौर भी था, मनीष भाई हमारे मित्र हैं, इनको अपने शासनकाल का वो दौर याद रखना चाहिए जहां कोई सुनवाई ही नहीं होती, जो बाहुबली है वो कब्जा कर लेता था, लोग थानों के चक्कर लगाते रहते थे, तहसीलों के चक्कर लगाते रहते थे, कोई काम नहीं होता था। हमारी सरकार में जो अधिकारी काम नहीं करेगा, जो अधिकारी जनता के हित के साथ नहीं रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। इसी तरह जहां भी अवैध अतिक्रमण रहा है, आप ये देखिए अकबर नगर हमने खाली कराया, वो किस समय में बसा था? इन्हीं के समय में बसा था। इन्हीं के सत्ता के पालित जो माफिया थे, भूमाफिया थे, उन लोगों ने इसको बसा दिया। तो इस तरह की तमाम कार्रवाई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में एक तरफ आप गुड गवर्नेंस का उदाहरण और दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है वो बहुत सी बातों को लेकर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जी भी हैं। प्रियंका जी, सरकार, यूपी सरकार यहाँ पर वीआईपी कल्चर के खिलाफ ड्राइव चला रही है, लाल बत्ती, नीली बत्ती, ब्लैक फिल्म, किसी को परमिशन नहीं, आम हो या खास, माननीय साहिब, सबकी बत्तियां हूटर उतरवाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सभी मंडलों से राजस्व से जुड़े हुए मामलों में रिपोर्ट तलब की गई है कि किसकी वजह से केसेस पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है। तो यहाँ पर आम आदमी से जुड़े हुए जो मसले हैं, उसकी कन्वीनियंस से जुड़े हुए जो मसले हैं, उसके अधिकारों से जुड़े जो मसले हैं, उस पर सख्ती और ताबड़तोड़ एक्शन का संदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आस्था जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जिन विभागों की बात कर रहे हैं, सिर्फ मुंह चलाने से थोड़ी काम हो जाता है। उन विभागों में कितने पद रिक्त पड़े हैं, उनको कब भरा जाएगा, ये भी पूछने वाली बात होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में, उससे लगता है कि नौकरियां तो पिछले 5 साल में हुई ही नहीं होंगी। लेकिन यहाँ सख्त कानून भी तो आया है ना पेपर लीक के लिए उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट ने जो प्रावधान किया है। हाँ, नहीं, ये बताइए कि अभी आज ही का दिन है, आज ही एक वीडियो वायरल हो रही है, इनके गठबंधन के एक नेता ऑन कैमरा पेपर लीक में किस तरह से वो पीएचडी कर चुके हैं, ये उन्होंने खुद बता दिया। तो आप बताइए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, और करेंगे तो क्या किस कानून के अंतर्गत करेंगे, जो नया कानून आया उसके अंतर्गत करेंगे, या उनको अपना पाल पोस के अपना किनारे कर देंगे? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नियम कानून की बात है। ठीक है, चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मनीष जी हाथ उठा रहे थे। मनीष जी, आपका पॉइंट और उसके बाद हम रुक करेंगे हमारे साथ आनंद दुबे जी। आस्था जी, टेलीविजन पे प्रवचन करना और टेलीविजन पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों सिद्धांतों का बखान करना और यथार्थ में बहुत फर्क होता है। अभी एक इन्हीं के साथी, हमारे बड़े भाई आनंद दुबे जी के साथी हैं राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बड़ा वीआईपी कल्चर के खिलाफ मुहिम चला हुआ है। एक एसएचओ ने जो उनके ऊपर कार्रवाई किया, उसके बाद से उसको निलंबित करने की कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई और उसको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन का पदाधिकारी अगर वीआईपी कल्चर का वीआईपी कल्चर में जी रहा है, आनंद दुबे जी, इस ड्राइव को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कभी कहा जा रहा है जिस विभाग की रिपोर्ट तलब कर रहे हैं वहां तो रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, कभी कहा जा रहा है कि आपके खुद के लोग नियम तोड़ रहे हैं। बोलिए। नहीं, देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमारे संगठन का कोई भी व्यक्ति नियम की अवहेलना नहीं कर रहा है, ना ही नियम तोड़ रहा है।
अब वहां पर पूरी जांच के बाद यह पाया गया कि जो पुलिस के अधिकारी थे जिन्होंने इस तरह का कार्य किया, उनको जो है निलंबित किया गया है। मनीष भाई के पास कौन सा प्रूफ है वो बता दें, उनके पास कौन सा प्रूफ है जिसको पता। जिस तरह का पत्र लिखा गया, जिस तरह की बातें कही गई हैं पत्र में, आप उसको महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से पुलिस महकमे पर दबाव बनाया गया। मनीष भाई उत्तेजित मत होइए, आप नहीं थोड़ा प्यार से डिबेट करिए, मतलब मैं समझ रहा हूं, प्यार से करिए, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपके पास कौन सा प्रूफ है कि आपको लग रहा है कि हमारे संगठन के लोग जो है वो वीआईपी कल्चर में जी रहे हैं और उन्होंने नियम कानून तोड़ा। जी आप सुनिए आनंद जी, एक उदाहरण है, एक राकेश त्रिपाठी आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उदाहरण है। उनके ऊपर कार्रवाई करने पर जिस तरह से निलंबित किया गया, वो तो उदाहरण नजीर है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी पे थोड़ी लागू होते हैं, उनके नेताओं पे थोड़ी लागू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी नियम कायदे कानून सब पर लागू होते हैं। कानून से बढ़कर ना कोई है, ना कानून से ऊपर कोई है। एक सेकंड के लिए आप लोगों को रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर मिल रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, और बड़ी खबर यह है कि खास स्टिकर लगने पर ही लगेगी लाल और नीली बत्ती। उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू होगा नियम। सचिवालय पास की तर्ज पर नियम लागू किया जाएगा। वीआईपी कल्चर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्ती दिखाई है। बगैर उस खास स्टिकर गाड़ियों में नीली लाल बत्ती नहीं लगेगी। परिवहन विभाग की तरफ से शासन को यह प्रस्ताव भेजा गया है और सचिवालय की तर्ज पर 1 साल के लिए पास जारी होंगे और उस स्टिकर के साथ ही वो गाड़ियां मान्य होंगी जिन पर लाल और नीली बत्ती लगाई जा सकती है। यूपी में पहली बार नियम लागू होगा, बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर जैसे सचिवालय का पास होता है, एक समय अवधि के लिए जारी किया जाता है। वीआईपी कल्चर पर सीएम योगी सख्त है। एक बार फिर से डिबेट में वापसी करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी भी जुड़ गए, पूर्व एडीजी। प्रेम प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये वीआईपी कल्चर ना हो इसकी वकालत तो लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। चुनावी भाषणों में उसके उदाहरण दिए जाते हैं, फैसले दिए जाते हैं जो सुनने में बड़े तर्कसंगत और अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये फल फूल कैसे गया? आप देखिए, हुटर्स जब्त हुए तो हुटर्स की लाइन लग गई, ब्लैक फिल्म हटवाई गई तो उनके चालान की लाइन लग गई, नीली लाल बत्तियों के ढेर लग गए। ये इतने फल फूल कैसे जाते हैं? देखिए, नियम हमारे यहाँ सभी प्रकार के हैं और बहुत सख्त है नियम। ये पहले ही कई वर्ष पहले ये समाप्त हो चुका कि वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा। पहले आपने देखा होगा कि एसएसपी, एसडीएम, सीओ, डीजे सभी की गाड़ियों पर पहले नेम प्लेट लगती थी कि कौन जिलाधिकारी है। उसके बाद साथ में बत्ती, हूटर, ये सब प्रावधान था। अब ये सीमित कर दिया गया है। परिवहन विभाग का भी इसमें बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जो लगा सकते हैं, जिसमें मुख्यतः जो इमरजेंसी प्रकार की ड्यूटी है, आपातकालीन सेवाएं हैं जैसे एम्बुलेंस है, या लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर आप अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। एक हो सकता है कि अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर अटेंड नहीं करने जा रहा, केवल अपना सामान्य कोई इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है, तो उन्हें लाल बत्ती और नीली बत्ती ये सब हूटर, फ्लैशर ये सब नहीं चलाना चाहिए। इसी प्रकार से जो फायर सेवा है या मेडिकल सेवा है या हमारा जितने भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं, इन सब लोगों के लिए ये अधिकृत हैं कि ये हूटर भी लगा सकते हैं और साथ में उसके साथ ही जो फ्लैशर लाइट है उसको भी ऑन रखेंगे। और इसके लिए मतलब वो कैटेगरीज जो हैं वो पहले से बहुत ही क्लियर हैं कि किनको परमिटेड है और किनको नहीं। और जो बड़ी खबर हमने बताई कि अब एक खास स्टिकर जारी किया जाएगा, जैसे सेक्रेटरीट के पास जारी होते हैं एक समय अवधि के लिए, और वो स्टिकर जिस गाड़ी के पास होगा वही गाड़ियां मान्य होंगी नीली और लाल बत्ती के लिए। और रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच में। ये नियम भी पहले से भी था, ये नियम भी था कि इसके नंबर दिए जाएंगे, नंबर अधिकृत किए जाएंगे कि किन किन गाड़ियों पर लगेगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जैसा कि आपने पूछा ना कि ये क्यों इस तरह का हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जब भी ढिलाई होती है या लोग अपनी पहुंच की हेकड़ी दिखाकर लगाते हैं, क्या वजह है? मैं समझना चाह रही हूँ, ग्राउंड पे क्या मिलता है आपको? देखिए, जैसे चुनाव आया, ठीक है, तो उस समय में आप देखेंगे कि जो बहुत सारा इन्फोर्समेंट का कार्य है वो बिल्कुल एकदम लगभग रुक जाता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश होते हैं उनके अनुसार सब कार्य करने लगते हैं। तो इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा आचार संहिता में भी सभी लोग पालन करने लगते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले काफी ढिलाई हो जाती है। प्रशासन में भी बहुत से लोग सख्ती नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि कहीं भी जब सख्ती करते हैं तो लगता है कि जो गवर्नमेंट में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं मतलब कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते हैं, तो कई बार देखकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, रतिभान त्रिपाठी जी को मैं चर्चा में लाऊंगी। रतिभान जी, ये वीआईपी कल्चर को लेकर जो मूवमेंट है उसकी चर्चा देश में बहुत सालों से होती रही है
और हर बार हम देखते हैं कि एकदम से ड्राइव चलती है, सब कुछ हटा दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वापस वही परिस्थिति हो जाती है। और जो जिक्र प्रेम प्रकाश जी कर रहे थे कि चुनावी मौसम में तो कभी कभी प्रशासन भी छोड़ दिया करता है सोचकर कि सरकार बदल गई तो क्या होगा, कौन अधिकारी ड्यूटी पर है, कौन बीट पर तैनात है, किसकी गाड़ी रोक दी गई, तो ये सब भी बड़े विषय हो जाते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी जब पहली बार शासन में आए थे केंद्र में, तो उन्होंने उसी समय वीआईपी कल्चर खत्म करने की घोषणा की थी और उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश तो उसका बहुत असर नहीं हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार जब आई तो थोड़ा असर हुआ था और हटा था। लेकिन बीच बीच में प्रकरण आते रहते हैं, ये चिंता का विषय है। जब सत्ताधारी पार्टी के लोग ही ऐसा करेंगे तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय, फिर दूसरे को कैसे कह पाएंगे। जहाँ तक प्रशासनिक सुधार की बात है, प्रशासनिक अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले योगी जी ने कल ही एक मीटिंग की और उसमें देखा कि 18 डिवीजन्स के 5 डिवीजन्स में जो लंबित वाद है, जिनकी बहुत गंभीरता से बात हो रही है कि बहुत जल्दी मामलों का निस्तारण किया जाए, वो निस्तारण किए नहीं गए। 5000 वाद के अकेले फैजाबाद अयोध्या मंडल में लंबित है, जो सर्वाधिक वीआईपी विजिट वाला एरिया रहा है। आगरा है, बस्ती है, अलीगढ़ है, तो इन सब जगहों पर जो इतने वाद लंबित है, इन सब का निस्तारण कैसे होगा? यानी प्रशासनिक लापरवाही हो रही है, कमिश्नरों से जवाब तलब किया गया लंबे समय तक लेकिन ये हुआ क्यों? तो बहुत से विवाद पैदा होते हैं, बहुत से विवाद पैदा होते हैं। रतिभान जी, हमने देखा है कि कई बार तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि पिछले 7.25 सालों से योगी जी की सरकार है, बनते हैं या सरकार अगर अधिग्रहण करना चाहती है तो वहाँ मौजूदा सरकार पिछली सरकार पर इल्जाम नहीं डाल सकती। ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पिछली सरकार पर अब योगी जी की मौजूदा सरकार इल्जाम नहीं डाल सकती है कि नहीं हमने तो पिछली सरकार से ऐसा मिला है। अरे भाई 7.25 साल हो गए, अगर 7.25 साल में अगर आप परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, तेजी नहीं ले पा रहे हैं, लोग अब भी मायावती जी का उदाहरण देते हैं कि साहब मायावती जी की सरकार में बहुत ज़बरदस्त प्रशासनिक चुस्ती की गई थी और प्रेम प्रकाश जी उस दौर के अधिकारी रहे, ये जानते हैं ठीक है उस समय क्या क्या हुआ था। तो उस तरह की सख्ती, जबकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करती है, तो इस सरकार में क्यों उस तरह सख्ती नहीं की जा रही? ये सख्ती की जानी चाहिए। आनंद दुबे जी देर से जाग रहे हैं, ये और चिंता। उसके बाद मैं प्रियंका जी को रुक करूंगी। आनंद दुबे जी, देखिए आस्था, सबसे पहली बार अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया। अगर जहां भी लापरवाही की खबर आ रही है, उन अधिकारियों को हटाया जा रहा है, वहां पर उनकी जवाबदेही तय की जा रही है। लेकिन हमारी सरकार से पहले तक उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? जहां तक आप वीआईपी कल्चर की बात कर, वीआईपी कल्चर को खत्म करने की शुरुआत किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो हमने, वरना इसी उत्तर प्रदेश में प्रधान तक लाल बत्ती लगा के चलते थे, इन्हीं के सरकार में विधायक के रिश्तेदार लाल बत्ती लगा के चलते थे, और प्रथम परिवार के तो परिवार में ही न जाने कितने पद लेके रखे हुए थे। मनीष जी, तो बिना किसी पद के भी जो है वो लाल बत्ती लगा के चला करते थे। गाड़ियों पर भी लाल बत्ती आज उसको खत्म करने का काम किसी ने किया? तो हमारी सरकार ने किया है। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नमूने पदाधिकारी हैं, जो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से, ब्लैक स्कॉर्पियो, ब्लैक फॉर्च्यूनर, जो काफिला दिख रहा है, तिवान जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे खुद पूछिएगा आप, वो खुद बताएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रंगदारी किया है इन सड़कों पर उत्तर प्रदेश के, वो देखने लायक है। जनता इसी का तो जवाब दी है। आज जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा इमेज के आधार पर, हमारे नेता के इमेज के आधार पर, हमारे श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के खात्मा की शुरुआत हुई है, वो इसी का तो नजीर है। आज भारतीय जनता पार्टी जो बिलबिला रही है, भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला रही है, वो इसी का नतीजा है। इनकी गुंडाई को, इनकी दबंगाई को, इनके अहंकार को आज उत्तर प्रदेश में जनता ने महसूस किया है, और उसी का नतीजा है कि आज 37 सीटें हमारी झोली में, गठबंधन को हमको मिला दिया तो 43 सीटें हमारे पास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो बिलबिला रही है, उसका यही परिणाम है कि जनता ने इनको ठोकर मार दिया। अब ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। एक सेकंड आनंद जी, प्रियंका जी बहुत देर से बात रखना चाह रही हैं, बोलिए। आस्था जी, हमारे मुख्यमंत्री भी जो है ना, बहुत लगातार वो तारीख पे तारीख देने की उनको आदत है, चाहे वो गन्ने के किसान का भुगतान हो, चाहे वो रोड के गड्ढे भरने हो। अब आपको मैं बताऊं, अयोध्या में 13 किलोमीटर की जो रोड है, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा गड्ढे हो गए, और नगर विकास मंत्री से जब पूछा गया कि कहाँ कैसे हो गया, इस पे किसके खिलाफ आपने कार्रवाई की,
तो वो कैमरे से भागते हुए नजर आए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जितनी तेजी से आपने देखा कि जितनी तेजी से इन्होंने अकबरपुर को हटाया, उतनी तेजी से कम किसी को तो जिम्मेदार बना देते, किसी का तो घर जो बुलडोजर चलवाते, पर नहीं चलता है। आपने देखा होगा कि बरेली में किस तरह से गोलीकांड हुआ दिन दहाड़े, फिर उसके बाद आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर। लगातार उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 हो गया है, और ये हम नहीं कह रहे बीइंग अ कांग्रेस पार्टी, इसका जवाब लेते हैं आनंद दुबे जी। बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है। तो आप उत्तर प्रदेश को किस मामले में अव्वल रखते हैं, आप ये बता दीजिए, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे नकल। मैंने आनंद जी देखिए, अभी हमारे भाई मनीष जी बोल रहे थे, आज भी लगातार जो गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। काली फिल्म लगाकर, हुटर बजाकर किस पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं। और हमारी बहन गीता गुप्ता जी कह रही हैं, आस्था जी, दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता अरे आप पार्टी ही अपनी पार्टी गलती के को सुधारने सांसद के हैं लिए तैयार नहीं आनंद है। शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी गलती कहाँ कर रही है, ये सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है। अरे कब तक समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के अपनी जीविका भारतीय जनता पार्टी चलाएगी? आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब तक समाजवादी पार्टी का नाम लेंगे? कब तक हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे? जनता ने उसका परिणाम दिया है आपको। आपने जनता जहां ने सरकार आपको चलाई बता दिया है कि आप जी अपनी राजनीतिक स्थिति को सुधारिए। हमारे ऊपर कब तक हमले करेंगे? हमारे ऊपर बेवजह कब तक आरोप लगाएंगे? आनंद जी, अब नैतिक सुधार करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अपने संस्कार में, अपने स्वभाव में अब आप सुधार करिए। जनता आपको बता चुकी है कि आपने त्रुटियां कहां पर किया है, आपने गलतियां कहां पर किया है। जनता ने बताया है। बात पूरी होने तब तक आप राजनीतिक दलों को पर आरोप लगाकर मनीष जी ठीक है, मैं आपको अलग से समय दे दूंगी। एक बार आनंद जी की बात पूरी होने दीजिए। बोलिए आनंद जी, 10 सेकंड। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार स्पष्ट रूप से इसके लिए कार्य कर रही है कि अपराध की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और जो भी अपराध उत्तर प्रदेश में कर रहा है वो अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। इसके पहले जिन लोगों ने सरकारें चलाई हैं, लोगों ने देखा है, इसीलिए 17 से लेकर आज तक आपको मौका नहीं दिया। और जिस पर आप बड़े खुश हो रहे हैं ना, बड़े खुश हो रहे हैं आप कि आपको कुछ सीटें मिल गई, जिसको लेके आप अपनी जीत समझ रहे हैं, यही जनता आने वाले समय में 2027 में आपका फिर से मनीष जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं प्रेम प्रकाश जी को एक बार फिर से चर्चा में लाऊंगी। आस्था जी, देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कुछ सीटें मिल गई। अरे 43 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली हैं। और आनंद जी, ये जनता का जनादेश है, आप ऐसे अपमान करेंगे जनता के जनादेश का। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश परिवर्तन के राह पर है, बदलाव के राह पर है। और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलने का निर्णय ले लिया। 2027 में आपके कर्मों का हिसाब किताब फिर करेगी, जैसे 2017 और 2022 यही था। इसी तरह ठीक है, चलिए वो सब जनता पर छोड़ दीजिए, विषय पर रहते हैं। जनता पर छोड़ दीजिए वो सब। प्रेम प्रकाश जी, ये जो राजस्व से जुड़े मामले होते हैं, ये कितने पेचीदा होते हैं, और सरकारों के लिए और आम लोगों के लिए ये किस तरह, अगर समय ज्यादा बीतता जाए तो मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। जनता में एक मैसेज जाता है, हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमारे मामले का निपटारा नहीं हुआ। वहीं सरकार की भी कई योजनाएं फंसती हैं और सरकार के लिए भी पेचीदगियां बढ़ती हैं। राजस्व के मामलों में जितने भी राजस्व न्यायालय हैं, उनमें आप देखेंगे कि पूरा कोर्ट में जो समय देना चाहिए, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, वो उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वादों का निस्तारण नहीं हो पाता। दूसरी समस्या आती है कि किसी ना किसी बात पर लेकर, जो एडवोकेट्स को लेकर या कर्मचारियों को लेकर आए दिन जो हड़ताल कर दी, बंद कर दिया, या किसी भी तरह से वाद को जो है निस्तारित नहीं होने देने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना, तो ये ऐसे मामले हैं जिनसे राजस्व मामले निपटारा नहीं हो पाता, जानबूझकर भी होता है। हाँ। और इसका दुष्परिणाम ये होता है, आपने देखा होगा कि कई जनपदों में बड़े बड़े हत्याकांड हो गए, जिसमें आपस में, क्योंकि जमीनों से जुड़े हुए मामले हैं, राजस्व के जो मामले हैं, आपसी इस तरह के मामले हैं कि जिसमें जमीनों का कहीं सीमांकन नहीं हो पाया, कहीं वहां पर ये पता नहीं चला कि अभी उसका जो है कितने दिन से चल रहा केस, पुश्तें इनकी जो बीत जाती हैं। तो इस तरह के ये जो राजस्ववाद हैं वो लगातार बहुत दिनों तक खिंचते चले जाते हैं। और मुख्य इसका जो कारण है वो यही है कि अधिकारी यदि रुचि लेने लगे कि वो समय देंगे, कोर्ट नियत समय पर जरूर करेंगे। बहुत से लोग काफी सख्त होते हैं, जब सख्ती करते हैं तो फिर इसमें कई सारी एसोसिएशंस हैं वो विरोध करने लगती है, बार
जो कलेक्ट्रेट बार है, ठीक है, या और जो बार्स हैं, वो कई बार इस पे विरोध करती है, क्योंकि अब एडवोकेट्स का होना, दोनों पक्षों का होना, ये भी आवश्यक है। लेकिन वो पक्ष जो इसको डिले करना चाहता है वो बार बार भागता है, तो इस तरीके से वादों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाता। हालांकि अब जो नियम बना दिए गए। रतिबान जी, अब तमाम कमिश्नर्स की रिपोर्ट तलब की है मुख्यमंत्री ने, सभी 18 मंडलों की कमिश्नर्स की रिपोर्ट तलब की है, किसके यहाँ कितने पेंडिंग मामले हैं, राजस्व से जुड़े हुए, उसका भी पूरा एक आंकड़ा है। और कुल अगर पेंडिंग मामलों की बात करें तो 4000 से भी ज्यादा राजस्व से जुड़े केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। अभी हाल ही में हमने देखा IAS IPS अफसरों का ट्रांसफर हुआ है और अब एक बार फिर से मंडलायुक्तों पर सख्ती CM योगी बरतने जा रहे हैं। अब इसके क्या मायने हैं आगे? जी, देखिए, मेरा ये मानना आस्था जी कि इस सरकार ने पिछली सरकार दूसरी सरकारों के मुकाबले इस अधिकारियों को स्थायित्व दिया है, समय दिया है, उन्हें मौका दिया है काम करने का। इसके बाद भी अगर ये लापरवाही हो रही है तो तबादला कोई समाधान नहीं है, कार्रवाई जरूरी है, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे उससे भी बड़ी कोई कार्रवाई उनके उसमें रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। केवल तबादला कर देना कोई समाधान नहीं है। जब योगी सरकार ने अवसर दिया है तो अवसर का लाभ लेते उन्हें काम करना चाहिए था, इन वादों का निस्तारण करना चाहिए था। जैसा कभी प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं कि अधिकांश मामले राजस्व वादों को लेकर ही हत्याएं होती हैं, झगड़े होते हैं और अदालतों पर मुकदमे बढ़ते हैं। ये प्रशासनिक लापरवाही है। इसलिए अगर इन कमिश्नरों की रिपोर्ट खराब आई है तो इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इजाजत दे रहा है शो, मुझे यही खत्म करना होगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, आप इसमें जुड़े और अपनी बात रखें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम से लेकर कमिश्नर तक लापरवाही पर रिपोर्ट तलब की है और लापरवाह कमिश्नर्स की रिपोर्ट तलब की गई है। राजस्व से जुड़े केसेस में अब एक्शन होगा। अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, विंध्याचल में सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं और आगरा मंडल में भी राजस्व के सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। अब तहसीलदार से लेकर डीएम की रिपोर्ट तलब की गई है। 18 मंडलों में 4000 से ज्यादा राजस्व पेंडिंग है और उसका भी अपना एक आंकड़ा है कि कितने कितने साल से पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर CM योगी प्रशासनिक स्तर पर कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है।